नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरदोई जनपद में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपना वीडियो साझा कर रौब दिखाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक ने हाथ में अवैध तमंचा और कारतूस लेकर फोटो और वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर स्टोरी के रूप में पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये मामला चर्चाओं का विषय बन गया है। ये घटना पचदेवरा थाना क्षेत्र के सकरा गांव की बताई जा रही है। वीडियो और तस्वीरों में युवक खुलेआम हथियारों के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे समय में जब पुलिस लगातार अपराध और अवैध गतिविधियों पर सख्ती की बात करती है, तब इस तरह का खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों का प्रदर्शन करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे समाज में गलत संदेश भी जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह कानून को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल वायरल हो रहे वीडियो को लेकर लोगों की नज़र अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस मामले का संज्ञान लेकर जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल देखने को मिला। विजय गांव स्थित भारत गैस एजेंसी पर बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंचने लगे, जिससे एजेंसी परिसर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। बढ़ती भीड़ के कारण वहां अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने 3 से 4 दिन पहले ही गैस बुक कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है। मजबूरी में लोग एजेंसी पहुंचकर लाइनों में खड़े रहने को विवश हैं। भीड़ बढ़ने के कारण कई बार धक्का मुक्की की स्थिति भी बन जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है, जिन्हें लंबे समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि एजेंसी की ओर से सही जानकारी नहीं दी जा रही है और वितरण व्यवस्था भी ठीक तरीके से संचालित नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति होती तो इस तरह की अव्यवस्था और लंबी कतारों की नौबत नहीं आती। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक आपूर्ति प्रभावित होने से क्षेत्र में गैस की किल्लत जैसी स्थिति बन गई है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और इस तरह की परेशानी से बचा जा सके। वहीं लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एलपीजी सिलेंडरों से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर नहर के किनारे पलट गया। यह घटना काकोरी के समदा चौकी क्षेत्र के बेहटा गांव में सरकारी अस्पताल के पास की बताई जा रही है। टैंकर के पलटने की खबर मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात टैंकर चालक वाहन को बैक कर रहा था। उसी दौरान संतुलन बिगड़ने से टैंकर नहर के किनारे पलट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि टैंकर नहर के अंदर नहीं गिरा और उसमें लदे सभी एलपीजी सिलेंडर सुरक्षित रहे। अगर टैंकर नहर में गिर जाता या सिलेंडर को नुकसान पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्र में सतर्कता बरती गई और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में हलचल बनी रही। हालांकि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और टैंकर को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बदायूं जनपद में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक विवाद सामने आया है, जिसने इलाके में चर्चा और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मामला दातागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया कि टीका लगवाने पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात एएनएम ने उससे पहले उसका धर्म और जाति पूछी। युवती का कहना है कि जब उसने टीका लगाने की बात कही तो एएनएम ने कथित तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि वो हिंदुओं को टीका नहीं लगाती है। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे धक्का देकर अस्पताल के बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद युवती और उसके परिवार ने नाराजगी जताते हुए लिखित शिकायत के माध्यम से कार्रवाई की मांग की है। मामले में संज्ञान लेने के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चाओं का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलने पर कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी अस्पताल पहुंचे और वहां के अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि युवती की ओर से एक प्रार्थना पत्र मिला है। प्रारंभिक तौर पर आरोपों को निराधार बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे मामले की जांच कराई जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। मैं अस्पताल गई थी, अपनी बेटी को लेके गई थी अस्पताल। वो मैनाज नाम की लड़की बैठी, वो डॉक्टरनी बैठी थी। तो उसने नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। तो उसने पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ।
तो उसने कहा था कि मैं हिंदुओं को टीका नहीं लगाती हूँ। उसने धक्का दे के मुझे बाहर कर दिया और वो चली गई और मैं उस पे कार्रवाई करना चाहती हूँ। हमने यहाँ ये सुना था कि यहाँ टीकाकरण के लिए जो महिलाएं आती हैं उनको परेशान किया जाता है और उन्हें टहलाया जाता है कि हम टीका आज नहीं लगेगा, कल आओ, परसों आओ, ये करके भगा दिया जाता है। और शिकायत भी हुई है टीकाकरण के संबंध में कि एक महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया और हिंदू होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया कि हम टीका नहीं लगाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो कर लो जाके। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है जिस भी कर्मचारियों के द्वारा की गई है, उसके लिए इसका पनिशमेंट तो मिलना चाहिए और पूरी तरह इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई दूसरा कर्मचारी नगर में या मतलब आम जनता के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। शायद प्रार्थना पत्र हमको मिला है इस संबंध में कि एक एलिगेशन लगाया गया है कि महिला कर्मचारी के द्वारा ये मना कर दिया गया है कि हम हिंदुओं के टीके नहीं लगाते हैं, लेकिन पूर्णतः ये गलत है। हालांकि वो महिला कर्मचारी उस समय बदायूं में ट्रेनिंग में जाने में जल्दीबाजी में थी, इसलिए उन्होंने उस समय टीका लगाने से मना करा था और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद 2 दिन मतलब परसों वो जब ट्रेनिंग से वापस आएंगी तब इस बात की जांच के लिए हम उनसे पूछा जाएगा कि क्या सही में हुआ था। हालांकि जितना मुझे ज्ञात है वो उन्होंने मना नहीं करा है किसी को भी आज तक टीका लगाने के लिए। 10-15 वर्षों से वो हमारे यहाँ कार्यरत है। हमारा टीकाकरण होना था तो हम हॉस्पिटल जाते थे, 2-3 बार होके आए, ताला लगा मिलता था, वापस आ जाते थे। कल जब सोमवार के दिन हम गए थे तो महनाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं के टीका नहीं लगाते और ताला मार के हमें धक्का दे के वो चली गई वहाँ से। मैं वहीं अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 19 मार्च को एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह लगभग 11 बजे राष्ट्रपति मंदिर परिसर पहुंचेंगी और सबसे पहले मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न उप मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच ठीक 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं और पूरे आयोजन को भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की योजना बनाई गई है। श्री राम यंत्र की स्थापना के लिए काशी, दक्षिण भारत और अयोध्या से कुल 51 विद्वान आचार्य मौजूद रहेंगे जो वैदिक मंत्रों के साथ पूरे अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस स्थापना को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में दोपहर 12:45 से 2:15 तक राष्ट्रपति सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का संबोधन होगा। इसके बाद समारोह में शामिल सभी अतिथियों को रामलला के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस अवसर पर देश के कई प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्वों के शामिल होने की संभावना है। समारोह में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 से ज़्यादा अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरे अयोध्या में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और श्रद्धालुओं के बीच इस आयोजन को लेकर विशेष उत्सुकता बनी हुई है। वहीं पीलीभीत में सड़कों की खराब हालत को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। टनकपुर हाईवे पर जगह जगह बने गड्ढों को देखकर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हाल ही में 2 से 3 स्कूली छात्र भी दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गड्ढों को तत्काल प्रभाव से भरवा कर सड़क को सुरक्षित बनाया जाए ताकि आगे किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। प्रशासन का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति से न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इसलिए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने भी सड़क की मरम्मत जल्द कराने की मांग की है। आपसे ये जो हमारी पीलीभीत टनकपुर वाली रोड है, इसमें इतने गड्ढे हो गए, मैं बता दिया, आज 2-3 बच्चे घायल हो गए। नहीं, वो काम जो चालू हुआ है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। उसने क्या किया है कि मिट्टी और वो ईंटें टाइप की डाल दिए तो वो भी बिखर गए रोड पर। अब तुरंत करवाइए, आपको ये 2-3 दिन में करवा दीजिए। यानी मुझे भी जाने में मतलब कल मैं ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल गया था और फिर बेनर में हमारी वो चल रही है, क्या नाम है, ट्रेनिंग चल रही है जनगणना की। आप समझिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है पब्लिक को
और काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब ये मतलब संभावनाएं हैं, तो इसलिए अब ये इतना तो करवा ही दीजिए, पैच तो कम से कम पूरा बनवा दीजिए भाई, तो ठीक है ना। हाँ हाँ नहीं इसको करवाइए भाई, तुरंत करवाइए, ठीक है। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि नाबालिग बच्ची से तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने नहर के किनारे तमंचे के बल पर मामले को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसके पास से पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा बरामद किया है। वहीं पूरा मामला फर्रुखाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये अवगत कराना है कि दिनांक 10/3/2026 को अर्जुन नाम के व्यक्ति द्वारा गांव की एक बच्ची को बदनीयती से बहला फुसलाकर भांडी नहर पुल के पास लाया गया था, जहां पर अर्जुन के द्वारा उस बच्ची के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया। इस दौरान राहगीरों द्वारा अर्जुन को पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तमंचा बरामदगी हेतु अभियुक्त को घटनास्थल पर लाया गया, जहां अभियुक्त ने पुलिस को चकमा देकर लोडेड तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और खोखा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। वहीं अमेठी जनपद के गौरीगंज स्थित ITI परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जोड़ों ने विवाह बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन में करीब 308 जोड़ों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री भी पहुंचे और सभी नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र, उपहार और आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने भी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और सरकार की इस योजना को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। सामूहिक विवाह के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह संपन्न कराने में सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कई परिवारों को राहत मिलती है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, जिसके कारण कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसके बावजूद विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई गई और जोड़ों ने पूरे विधि विधान के साथ 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और नवविवाहित जोड़ों के परिवारजन भी खुशी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देश में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न हुई समस्या के बीच अमावरम मंदिर की रसोई सेवा लगातार जारी रखी जा रही है। यह रसोई व्यवस्था पटना स्थित महावीर मंदिर से संचालित होती है और इसकी शुरुआत मंदिर के संस्थापक रहे एक पूर्व IPS अधिकारी के संकल्प के साथ की गई थी। इस सेवा का उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराना है, जिसे मंदिर प्रबंधन हर परिस्थिति में जारी रखने का प्रयास कर रहा है। मंदिर की रसोई व्यवस्था संभाल रहे प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कुछ कठिनाइयां जरूर सामने आई हैं। देश और दुनिया में बन रहे हालात और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण सिलेंडरों की उपलब्धता पर असर पड़ा है, जिसका प्रभाव यहाँ की रसोई सेवा पर भी देखने को मिला है। पहले इस रसोई में प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता था, लेकिन मौजूदा हालातों के चलते फिलहाल करीब 10 से 12,000 लोगों को ही भोजन उपलब्ध कराया जा पा रहा है। मंदिर प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रसोई सेवा बंद होने की जो खबरें फैल रही हैं वो पूरी तरह भ्रामक है। रसोई पहले की तरह ही संचालित हो रही है और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रबंधन का कहना है कि सेवा कार्य को किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। अगर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में और देरी होती है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर भोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरणों और कोयले का सहारा लिया जाएगा ताकि सेवा कार्य बाधित न हो। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना उनका संकल्प है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला को डॉक्टरों ने लगभग ब्रेन डेड जैसी स्थिति में मान लिया था और परिवार वाले भी अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे थे, लेकिन अचानक उनकी सांसें वापस चलने लगी। इस अप्रत्याशित घटना ने परिवार के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आश्चर्य में डाल दिया। इलाज के बाद महिला पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई हैं। जानकारी के अनुसार गोकुलपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक महिला 22 फरवरी को अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना के बाद परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उनकी हालत बेहद गंभीर बताते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उन्हें बरेली के एक बड़े निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर उपचार शुरू किया। करीब 2 दिनों तक
महिला वेंटिलेटर पर रही और उस दौरान डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थी। ऐसे में डॉक्टरों ने परिजनों को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया और कहा कि मरीज की हालत बेहद नाजुक है, वेंटिलेटर हटाने पर जान जाने का खतरा है। इस बीच जब परिवार के लोग निराश होकर उन्हें घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और एम्बुलेंस से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उनकी सांसें वापस लौट आई। ये देखकर परिजन हैरान रह गए और तुरंत उन्हें दोबारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उपचार के बाद उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ और अब वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुकी हैं। सबसे पहले तो भगवान का ही धन्यवाद है। उसके बाद दूसरे हमारे भगवान डॉक्टर साहब हैं, वो हैं, और बाकी हमारे परिवार वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया। पूर्ण सहयोग की किसी ने उतरने नहीं दिया गाड़ी से कि वेंटिलेटर पे उस पे लाए, अरे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे ही। तो ईश्वरीय चमत्कार तो है ही है। तो उस वक्त आप मतलब बेहोशी की हालत में थे, आज आप होश में कुशल है, परिवार के बीच है, जी। क्या पूरी कहानी बताते हैं परिवार के लोग आपको? हमने ये बताया कि जैसे दिन करीब 5:30 बजे मैंने गोली खाई, एक बीपी की गोली खा ली थी। थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से, और 7 बजे करीब लगभग इन लोगों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहां से डॉक्टर ने हाँ बरेली के लिए रेफर कर दिया। विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रिमेशन के लिए। सारी कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। वहीं अम्बेडकर नगर जनपद में ईद के पावन अवसर पर टाडा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख सुरजीत वर्मा ने क्षेत्र के सभी लोगों को दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। ये पर्व हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने, समाज में शांति और एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि टाडा क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से प्रदेश में एक उदाहरण रही है और इस परंपरा को आगे भी बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद के इस पवित्र अवसर को सभी लोग मिलकर खुशी और भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी इस त्यौहार की अहम भावना है। उनका कहना था कि जब समाज का हर वर्ग खुशहाल और संतुष्ट होगा तभी क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा और सामाजिक सौहार्द भी मजबूत होगा। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि पंचायत क्षेत्र में सड़कों की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कई योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्यों को और गति दी जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि क्षेत्र की जनता के सहयोग और सहभागिता से टाडा क्षेत्र विकास, सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बना रहेगा। अंत में उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई देते हुए उनके सुख, शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। आपके चैनल के माध्यम से ईद की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो ईद जो है गंगा जमुनी तहजीब के साथ जैसा कि हमेशा मनता आया है उसी तरीके से पुनः ईद बने। इसके लिए आपके चैनल को और क्षेत्र की जनता को पुनः बहुत बहुत बधाई। कानून, सफाई, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? अब ये हम प्रशासन से मांग करेंगे कि पानी सुरक्षा व्यवस्था जो भी समस्याएं हैं ईद पे उसको समय से पहले ठीक कराने का काम करे प्रशासन, जिससे कि आपसी भाईचारा हमेशा बनी है वो बनी रहे। आपके चैनल के माध्यम से ईद की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई। तो पीलीभीत जनपद की कलीनगर तहसील क्षेत्र के मलपुर खजूरिया गांव में लगे आधार कार्ड शिविर को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि यहां 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के नए आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि शिविर में प्रति आधार कार्ड लगभग 200 रुपये की वसूली की जा रही थी, जबकि इस आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें इस वसूली की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया और पूरे मामले का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनते देख शिविर में मौजूद लोग मौके से निकल गए। इसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने का निर्णय लिया। मामला ये है, जो पोस्ट ऑफिस हमारा जो पोस्ट लगता है पिपलिया संतोष, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे यहाँ पे कैंप लगा के आधार कार्ड बनाने गए। तो हम लोगों ने आधार कार्ड बनवाए, जो कि हमें जानकारी हुई उसकी कि निःशुल्क बनता है, जिसमें उन्होंने 200 रुपये लिए। उसकी मेरे पास पूरी फ़ोन में वीडियो भी बनी हुई है। निःशुल्क 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को आधार कार्ड बनते, वो निःशुल्क बनते हैं? वो निःशुल्क है। मेरी बेटी 4 महीने की है केवल। अच्छा, 4 महीने की है। 200 रुपये लिए। नया बनाया? नया बनाया। अच्छा। क्या चाहते हैं? खड़े हैं। कितने पैसे लिए? 200 रुपये हर बंदे से लिए हैं। सभी के बच्चे 5 साल से नीचे के हैं। और मेरे पास इसमें वीडियो भी है, जो कि बंदा एकदम कभी फेस टू फेस पैसे ले रहा है। कहाँ से आए थे ये लोग? ये लोग पिपलिया संतोष पोस्ट ऑफिस से थे, हमारे मलपुर खजुरिया में पहुंचे थे। अच्छा, मलपुर खजुरी में आपका। वहीं लखनऊ में गौ संरक्षण और गौ माता को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर गौ प्रतिष्ठान धर्म युद्ध शंखनाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गौ माता को राज्य माता और राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर जागरूकता बढ़ाना बताया जा रहा है। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से गौ रक्षा और गौ सेवा के महत्व को समाज के सामने रखने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में धार्मिक वातावरण के बीच 108 बटुकों द्वारा शंखनाद किया जाएगा, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। शंखनाद के माध्यम से गौ संरक्षण के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। आयोजन स्थल पर धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। वहीं जालौन जनपद में सरकारी दवाओं को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कोंच कोतवाली क्षेत्र में गैस गोदाम के सामने स्थित लिंक रोड के पास एक प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर से बड़ी संख्या में सरकारी दवाओं के पैकेट बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां एल्बेंडाजोल गोली के सैकड़ों पैकेट कूड़े में फेंके हुए मिले, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। जब आसपास के लोगों की नज़र इन दवाओं के पैकेटों पर पड़ी तो इलाके में चर्चाओं का माहौल बन गया। लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से लोगों के स्वास्थ्य के लिए भेजी गई दवाएं आखिर कूड़े के ढेर तक कैसे पहुंच गई, ये जांच का विषय है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ये दवाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाती तो उनका लाभ कई लोगों को मिल सकता था, लेकिन इन्हें इस तरह फेंक देना लापरवाही को दर्शाता है। वहीं जालौन जनपद में मामूली कहासुनी के चलते दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते जमकर मारपीट शुरू हो गई। ये घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौराहे की बताई जा रही है, जहां अचानक हुए इस झगड़े से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। चौराहे पर मौजूद लोगों ने जब मारपीट होते देखी तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया और किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी के कारण स्थिति ज्यादा बिगड़ने से बच गई। घटना का वीडियो भी किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं ललितपुर जनपद नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब चलते हुए एक कंटेनर ट्रक में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक नेशनल हाईवे 44 पर गोना के पास से गुजर रहा था, तभी उसमें अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। आग लगने की आशंका शॉर्ट सर्किट के कारण जताई जा रही है। आग लगते ही ट्रक में मौजूद चालक और क्लीनर ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक में रखा सामान भी जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। इस हादसे में ट्रक और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि समय रहते चालक और क्लीनर ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं संभल जनपद में असमौली थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लूटी गई पिकअप गाड़ी, उसमें लदे 20 कूलर और घटना में इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार बरामद कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल देखा गया। बताया गया कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्राम हादरपुर जमनिया निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि वो 8 मार्च को अपनी पिकअप गाड़ी में 20 कूलर लादकर अमरोहा से बहजोई की ओर जा रहा था। रास्ते में ग्राम मातीपुर के पास सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार में सवार 4 लोगों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया। आरोपियों ने चालक से कहा कि गाड़ी में बंधे रस्से ढीले हैं और कूलर गिर सकते हैं, इसलिए वो गाड़ी रोककर जांच कर ले। जब चालक गाड़ी से उतरकर रस्सों की जांच करने लगा, तभी कार से उतरे 3 लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी पिकअप गाड़ी में लदे सभी 20 कूलर समेत वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना असमौली की टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक लूट की घटना को वर्कआउट किया है।
थाना आजा पे 9 तारीख को शाहिद नामक व्यक्ति ने बताया कि उसकी एक दिन पहले मॉर्निंग के समय वो एक गाड़ी DCM जिसके अंदर 20 कूलर भर के वो बैजोई को डिलीवरी के लिए अमरोहा से निकला था। उसकी गाड़ी को एक पीछे से सेंट्रो कार आई जिसमें 4 लोग बैठे थे। उन्होंने बताया कि आपका पीछे का गेट खुल गया और कुछ कूलर है वो पीछे गिर गए हैं। वो ड्राइवर अकेला था, उसने जाके पीछे चेक किया। इतने में चारों अमरोहा के रहने वाले हैं। इन चारों लोगों ने इकट्ठा होकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में हमारे सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार शर्मा जो कि असमौली थाना के और उसके साथ में उसकी टीम है कांस्टेबल्स की, उन लोगों ने CCTV कैमरे देखे। इस घटना का 24 घंटे में अनावरण किया जा रहा है। वहीं पीलीभीत जनपद के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति के लालच में महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस काफी समय से आरोपियों की तलाश कर रही थी और दोनों आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते महिला की हत्या की साजिश रची गई। घटना के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस टीम को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।